हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हमारे नए टॉपिक की। तो यहाँ हम बात करेंगे प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की, और साथ साथ में हम बात करेंगे कि एलपीजी पॉलिसी से हमें क्या फ़ायदा हुआ और क्या नुकसान हुआ। सो लेट अस अंडरस्टैंड प्राइवेटाइजेशन वेरी फर्स्ट। प्राइवेटाइजेशन का पहले मीनिंग समझते हैं। प्राइवेटाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ इन्वॉल्विंग द प्राइवेट सेक्टर इन द ऑनरशिप ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस, यानी कि जब पब्लिक एंटरप्राइजेस की ऑनरशिप में प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व कर लिया जाता है तो इसी को प्राइवेटाइजेशन कहते हैं। अब मान लीजिए किसी एंटरप्राइज पर गवर्नमेंट कंट्रोल था, लेकिन प्राइवेटाइजेशन के बाद उस एंटरप्राइज पर गवर्नमेंट कंट्रोल की जगह प्राइवेट कंट्रोल हो जाता है, यानी कि वो कंट्रोल गवर्नमेंट से प्राइवेट हाथों में चला जाता है। अब ये प्राइवेटाइजेशन होता कैसे है? इसके दो वेज हैं। फर्स्ट, बाय सेलिंग गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस टू द प्राइवेट सेक्टर्स, जिसे हम डिसइन्वेस्टमेंट कहते हैं, एंड द अदर बाय ट्रांसफरिंग ऑनरशिप एंड मैनेजमेंट ऑफ द गवर्नमेंट फ्रॉम मिक्स्ड एंटरप्राइजेस टू द प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स। Now let us talk about the need of privatization in India. Privatization की जरूरत क्या थी? The first one, in the process of industrialization, की रोल जो दिया गया था वो गवर्नमेंट को दिया गया था, क्योंकि गवर्नमेंट को लगता था कि यदि हमें भारत की इकोनॉमी को ग्रो करना है तो हमें इंडस्ट्रियलाइजेशन के प्रोसेस में पब्लिक सेक्टर को मेन रोल देना होगा, so that the objective of growth can be achieved along with social welfare। यानी कि हमें अपनी इकोनॉमी को ग्रो भी करना था और सोशल वेलफेयर पर भी ध्यान देना था, जो प्राइवेट सेक्टर के थ्रू पॉसिबल नहीं था, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर ज्यादा बिलीव करता था प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पर। तो सोशल वेलफेयर को कहीं ना कहीं हमें नेग्लेक्ट करना था, लेकिन क्योंकि सोशल वेलफेयर और ग्रोथ दोनों जरूरी थी, इसलिए की रोल पब्लिक सेक्टर को दिया गया था। नाउ ड्यू टू द स्प्रेड ऑफ पब्लिक सेक्टर, लगातार जो लोग थे वो एग्रीकल्चर सेक्टर को छोड़कर सेकेंडरी सेक्टर में शिफ्ट हो रहे थे, यानी कि प्राइमरी सेक्टर से लोग सेकेंडरी सेक्टर में शिफ्ट हो रहे थे। इससे क्या हो गया? लगातार जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स थे वो हाईली स्प्रेड होते जा रहे थे, जिसकी वजह से उनमें इनएफिशिएंसी और करप्शन बढ़ता जा रहा था। यानी कि धीरे धीरे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स की परफॉर्मेंस डिसअपॉइंटिंग होती जा रही थी और उनमें लॉसेज होता जा रहा था। बट हम उन्हें बंद नहीं कर पाए, कॉज देयर वॉज अ पॉलिटिकल प्रेशर। बट इन 1991 गवर्नमेंट डिसाइडेड टू सेल इट्स इक्विटी शेयर्स टू द प्राइवेट सेक्टर, और फाइनली प्राइवेटाइजेशन को शुरू कर दिया गया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द गेन्स ऑफ प्राइवेटाइजेशन एंड लॉसेज ऑफ प्राइवेटाइजेशन। द फर्स्ट वन इज गेन्स ऑफ प्राइवेटाइजेशन। Now the first one, privatization improved the efficiency of management due to no political pressure and less formalities। क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में कोई पॉलिटिकल प्रेशर नहीं था, फॉर्मेलिटीज बहुत कम थी, इसलिए वहां वर्कर्स की और मैनेजमेंट की वर्किंग इफिशिएंसी लगातार इंक्रीज हो रही थी। इट इम्प्रूव्ड सेल्फ इंटरेस्ट ऑफ वर्कर्स विच लेड टू हाई प्रोडक्टिविटी। यहां लोगों ने, यहां वर्कर्स ने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए काम किया, क्योंकि जितना लार्ज स्केल पर काम होता था उतना वर्कर्स को भी फायदा मिल रहा था, जिससे प्रोडक्टिविटी बढ़ी। इट इंक्रीज द कंपटीशन ऑफ इंडियन गुड्स इन इंटरनेशनल मार्केट्स विच लेड टू मॉडर्नाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी। अब इंटरनेशनल मार्केट में भी हमारे प्रोडक्ट्स कॉम्पिटिट करने लगे थे, इसी वजह से हमारे देश में टेक्नोलॉजी अपडेट हो सकी, एफडीआई का फ्लो बढ़ गया कंट्री में। साथ साथ में अब कंज्यूमर्स के सामने वाइडर चॉइस थी और बेटर क्वालिटी ऑफ गुड्स थी, क्योंकि जब हम बात करते थे, जब मेन रोल पब्लिक सेक्टर को दिया गया था, तो हम मॉडर्न नहीं हो पाए थे, क्वालिटी को अपडेट नहीं कर पाए थे, टेक्नोलॉजी को अपडेट नहीं कर पाए थे, क्योंकि देयर वॉज लैक ऑफ कंपटीशन इन द इकोनॉमी में कंपटीशन की कमी थी, जिसकी वजह से हम अपने प्रोडक्ट्स को अपडेट नहीं कर पा रहे थे। लेकिन अब क्योंकि प्राइवेटाइजेशन आ गया था, बाजार में कंपटीशन आ गया था, इसीलिए हमारी इकोनॉमी में प्रोडक्ट्स को अपडेट कर दिया गया, टेक्नोलॉजी को अपडेट कर दिया गया। नाउ कंज्यूमर हैड वाइडर चॉइस एंड बेटर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स। एंड फाइनली इट रिड्यूस्ड द फाइनेंशियल बर्डन ऑफ द गवर्नमेंट। जो फाइनेंशियल बर्डन था गवर्नमेंट पर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को मेंटेन करने पर, उनको कवर करने पर, अब वो कम हो रहा था, क्योंकि ये सारा बर्डन अब गवर्नमेंट का रिड्यूस हो रहा था और ये सब शिफ्ट हो रहा था टुवर्ड्स प्राइवेटाइजेशन, और प्राइवेट सेक्टर में प्रोडक्टिविटी सफिशिएंट थी, जिससे वो ग्रो कर रहे थे। तो ये तो कुछ गेन्स थे प्राइवेटाइजेशन के। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द लॉसेस ऑफ प्राइवेटाइजेशन। द फर्स्ट वन, प्राइवेटाइजेशन वर्कड फॉर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन विच डिड नॉट सपोर्ट सोशल वेलफेयर। क्योंकि प्राइवेटाइजेशन में सब कुछ प्रॉफिट के लिए होता है, यहां सोशल वेलफेयर के लिए बिल्कुल कोई वैल्यू नहीं थी।
सोशल वेलफेयर कहीं ना कहीं अब कम हो रहा था। इट एनकरेज द फ्री प्ले ऑफ मार्केट फोर्सेस विच लेड टू इंक्रीज इन प्राइजेस। लगातार मार्केट फोर्सेस की वजह से, डिमांड ज्यादा होने की वजह से लगातार प्राइजेस बढ़ते जा रहे थे। ड्यू टू दिस द वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी हैड सफर अलॉट, और बहुत सारे गरीब लोगों को सफर करना पड़ा। दे हैड नो मनी टू पे फॉर हाई अमाउंट, पैसा कम था उनके पास, वो ज्यादा पे नहीं कर सकते थे, यहां तक कि उनकी रियल इनकम भी कम होती जा रही थी। इट डिड नॉट टेक इंटरेस्ट इन इंप्रूविंग इकोनॉमी ड्यू टू प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, और प्राइवेटाइजेशन में इकोनॉमी को इंप्रूव करने के लिए भी कोई खास इंटरेस्ट नहीं लिया गया, क्योंकि यहां सिर्फ एक टारगेट था, अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना। इट कुड नॉट अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट का ऑब्जेक्टिव बिल्कुल अचीव नहीं हो पाया, क्योंकि यहां सिर्फ एम्प्लॉयर चाहते थे लेस एक्सपेंसेस, लेस कॉस्ट, कम से कम खर्चा हो, जिसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज पर भी कोई खास फर्क नहीं पड़ा। तो ये तो था प्राइवेटाइजेशन, उसके लॉसेस और उसके गेन्स। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक ऑफ एलपीजी पॉलिसी, दैट इज ग्लोबलाइजेशन। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय ग्लोबलाइजेशन? तो पहले इसका मीनिंग समझते हैं। ग्लोबलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेटिंग द इकोनॉमी ऑफ अ कंट्री विद द इकोनॉमीज ऑफ अदर कंट्रीज फॉर फ्री फ्लो ऑफ ट्रेड एंड कैपिटल अक्रॉस द बॉर्डर। सिंपल वर्ड में कहा जाता है, ग्लोबलाइजेशन का मतलब था एक देश की इकोनॉमी को बाकी देशों की इकोनॉमी से इंटीग्रेट करना, जोड़ना, ताकि गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो एक देश में नहीं बल्कि एक देश से सभी देशों में करना पॉसिबल हो, ताकि कैपिटल को कहीं से भी मंगाया जा सके। अब ट्रेड लिमिटेड ना हो, यानी कि ट्रेड एट द ग्लोबल लेवल। अब क्या स्ट्रेटजीज इंडिया ने अप्लाई की ग्लोबलाइजेशन को प्रमोट करने के लिए? द फर्स्ट वन, इंक्रीज इन इक्विटी लिमिट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। एक्चुअली पहले क्या था, पहले फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए इंडिया में इक्विटी लिमिट फिक्स थी, दैट वाज नियरली 40%, लेकिन बाद में इस लिमिट को 51% टू 100% कर दिया गया था, यानी कि अब इन्वेस्टमेंट 51% से लेकर 100% तक भी हो सकता था। और इसी के लिए गवर्नमेंट ने फेरा को चेंज करके फेमा लाया था। नाउ क्वेश्चन ये आता है, सर ये फेमा क्या है और फेरा क्या है? फेरा यानी कि फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, जिसे 1973 में पास किया गया था। ये एक्ट भारत में आया था, ये एक्ट था भारत में पेमेंट एंड फॉरेन एक्सचेंज को रेगुलेट करने के लिए लाया गया था। इसे बाद में फेमा से, यानी कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट ने रिप्लेस कर दिया था। अब बात यह आती है कि आखिर फेरा को हमने फेमा से रिप्लेस क्यों किया? तो ऐसा इसलिए था क्योंकि हम चाहते थे रिलैक्स करना कंट्रोल्स को ऑन फॉरेन एक्सचेंज इन इंडिया, क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज पर पहले जो फेरा था उसमें काफ़ी रेस्ट्रिक्शंस थी, फाइन्स थे, उन सब को दूर करना था, फॉरेन ट्रेड को इजी करना था, इसलिए फेरा को हटाकर फेमा को लाया गया। इट वॉज टू अट्रैक्ट मोर फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो हमारी कंट्री में और ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसफर हो टेक्नोलॉजी का। फेमा जून 2000 से इफेक्ट में आया, यानी कि ये पास तो 1999 में हो गया था, लेकिन इसको इफेक्ट में लाया गया था 2000 से। नाउ नेक्स्ट आता है पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी। अब पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी क्या होती है? यह था पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी ऑफ इंडियन रूपी। टू प्रमोट ग्लोबलाइजेशन, गवर्नमेंट अलाउड पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी ऑफ इंडियन रूपी। अब बात यह आती है कि सर ये पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी क्या होती है? इट मींस फ्रीडम टू कन्वर्ट डोमेस्टिक करेंसी इनटू फॉरेन करेंसी एंड वाइस वर्सा फॉर रेस्ट्रिक्टेड पर्पस, यानी कि कुछ खास पर्पस के लिए ही आप डोमेस्टिक करेंसी को फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट कर सकते हो या फॉरेन करेंसी को डोमेस्टिक करेंसी में कन्वर्ट कर सकते हो। और इट वॉज कन्वर्टेबल फॉर करंट अकाउंट एंड रेस्ट्रिक्टेड फॉर कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन। करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन के लिए ये कन्वर्टेबल थी, अलाउड थी, लेकिन कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन के लिए ये रेस्ट्रिक्टेड थी। क्या क्या आइटम जो ट्रांजैक्शंस के थे हम अगर बेसिकली बात करें तो इसमें था एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, और हम कह सकते हैं डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट, और रेमिटेंसेस टू मीट फैमिली एक्सपेंसेस। तो बेसिकली इन सब चीजों के लिए हमने कन्वर्टिबिलिटी अलाउड कर रखी थी इंडियन रुपए की। नाउ नेक्स्ट है लॉन्ग टर्म ट्रेड पॉलिसी। टू प्रमोट ग्लोबलाइजेशन, गवर्नमेंट यूज्ड लॉन्ग टर्म ट्रेड पॉलिसी, और एंड अंडर दिस पॉलिसी government removed all restrictions and control on foreign trade to encourage open competition, ताकि कंपटीशन बढ़े, इसलिए हर रेस्ट्रिक्शन को, हर कंट्रोल को फॉरेन ट्रेड से गवर्नमेंट ने खत्म कर दिया था, ताकि ट्रेड लॉन्ग टाइम तक चले। नाउ नेक्स्ट था रिडक्शन इन टैरिफ। टैरिफ को रिड्यूस कर दिया गया था।
टैरिफ बैरियर्स को हटा दिया गया था, ज़्यादातर गुड्स पे से टैरिफ बैरियर्स को रिमूव कर दिया गया था ताकि कंपटीशन बढ़े और ट्रेड इजी हो सके। एंड लास्ट था रिमूवल ऑफ क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस। टू प्रमोट ग्लोबलाइजेशन गवर्नमेंट रिमूव्ड ऑल क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस फ्रॉम इंपोर्ट आइटम्स। तो ये हमने पढ़े हैं क्या क्या स्ट्रेटजीज थी ग्लोबलाइजेशन की इंडिया में। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज द क्रिटिकल अप्रेजल ऑफ एलपीजी पॉलिसी, यानी कि एलपीजी पॉलिसी से हमें क्या फायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो पहले हम पढ़ते हैं पॉजिटिव इफेक्ट्स ऑफ एलपीजी पॉलिसी। हायर ग्रोथ रेट। पहली बात, जब हमने एलपीजी पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया तो हमारे देश में जीडीपी ग्रोथ बढ़ गई। ड्यू टू दीज रिफॉर्म्स द लेवल ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज्ड विच लेड टू एन इंक्रीज इन द लेवल ऑफ इनकम। न सिर्फ प्रोडक्शन बढ़ा बल्कि लोगों की इनकम भी बढ़ी। सेकेंड है ग्रोथ ऑफ सर्विस सेक्टर। इन रिफॉर्म से क्या हो गया, सर्विस सेक्टर भी ग्रो होने लगा। ड्यू टू द पॉलिसी ऑफ लिबरलाइजेशन, आउटसोर्सिंग एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, जो कंट्रीब्यूशन था सर्विस सेक्टर का जीडीपी में वो काफी बढ़ गया। नेक्स्ट है इंक्रीज इन फॉरेन इन्वेस्टमेंट। फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ गया, फॉरेनर्स ने भी हमारे देश में इन्वेस्ट करना शुरू किया तो हमारे देश में काफी चेंजेस आए। इंक्रीज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। अब हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी बढ़ने लगा था, क्योंकि पहले सिचुएशन ऐसी थी कि हम 10 दिन के इंपोर्ट का पेमेंट करने लायक भी नहीं थे। हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इतना कम हो चुका था, लेकिन एलपीजी पॉलिसी के बाद हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ गया था। ये सब कुछ हुआ था डिवैल्यूएशन की पॉलिसी की वजह से और कन्वर्टिबिलिटी ऑफ इंडियन रुपी की वजह से, क्योंकि डिवैल्यूएशन की वजह से भी हमारे देश में फॉरेन करेंसी का फ्लो बढ़ा था और कन्वर्टिबिलिटी की वजह से भी हमारे देश में फॉरेन करेंसी का फ्लो बढ़ा था। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़ा, फॉरेनर्स ने हमारे देश में इन्वेस्ट किया, जिससे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हमारा इंक्रीज हो गया। फॉरेन ट्रेड हमारा बढ़ गया। फॉरेन ट्रेड बढ़ गया, देश में कंपटीशन बढ़ा। कंपटीशन बढ़ा तो लार्ज स्केल पर हमारे देश में जो है फॉरेनर्स ने ट्रेड करना शुरू किया। हमने काफ़ी हद तक अपने जो एक्सपोर्ट था हमारा बढ़ गया। और अगर हम बात करें तो यूएसए में हमारे सबसे जो लार्जेस्ट शेयर थे, हमारे इंडिया के जो लार्जेस्ट फॉरेन ट्रेड के शेयर थे वो यूएसए के साथ थे। नाउ नेक्स्ट था कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट। देखो, जब हमने एलपीजी पॉलिसी को शुरू किया तो हमारे इंडिया में एक कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट शुरू हो गया। अलग अलग कंपनीज बाहर से आई तो कंज्यूमर के सामने अब वैरायटी ऑफ थिंग्स, यानी कि कंज्यूमर के सामने भी चॉइस बढ़ गई थी। अ चेक ऑन इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन रिड्यूस हुआ। अब बात यह आती है इन्फ्लेशन कैसे रिड्यूस हुआ। एक्चुअली पहले क्या था, कंपटीशन नहीं था। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के थ्रू लिमिटेड सामान आ रहे थे, उन पर प्राइसेस ज़्यादा होते थे। बट जब कंपटीशन बढ़ा, ना सिर्फ प्रोडक्ट की क्वालिटी इंप्रूव हुई बल्कि इन्फ्लेशन भी रिड्यूस हुआ, क्योंकि कंपटीशन की वजह से हर व्यक्ति ने कॉस्ट कंपैरेटिव बेनिफिट्स को लेने की कोशिश की और प्रोडक्ट्स के कॉस्ट रिड्यूस हुई। एंड फाइनली अ चेक ऑन फिस्कल डेफिसिट। और एक बात तो बिल्कुल हुई, जो लगातार सरकार के खर्चे ज़्यादा थे, सरकार की इनकम कम थी, वो कम हो गया, हमारा फिस्कल डेफिसिट कम हो गया और देखते ही देखते हमारी इकोनॉमी को एलपीजी पॉलिसीज का बहुत 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 फायदा हुआ। बट कुछ नुकसान भी हुए, कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं एलपीजी पॉलिसी के। फर्स्ट था नेग्लेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर। एलपीजी पॉलिसी में ट्रेड पर बहुत अच्छा ध्यान दिया गया, बाकी चीज़ों पर ध्यान दिया गया, लेकिन अगर हम डायरेक्ट कहें तो जो मेन सोर्स था हमारी इनकम का, एग्रीकल्चर सेक्टर, उस पर ध्यान नहीं दिया गया। सेकेंडरी सेक्टर में ग्रोथ हुई, सर्विस सेक्टर में ग्रोथ हुई, लेकिन एग्रीकल्चर सेक्टर को नेग्लेक्ट किया गया, उस पर ध्यान नहीं दिया गया। नेक्स्ट है डिसइन्वेस्टमेंट। जितनी भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स था उनकी वैल्यू को अंडर वैल्यू समझा गया और धीरे धीरे गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, उन सब को प्राइवेट सेक्टर को बेच दिया। सिंपल था, लॉस टू द गवर्नमेंट, यानी कि इससे डायरेक्टली गवर्नमेंट को लॉस हुआ और डिसइन्वेस्टमेंट को काफी हद तक एनकरेज किया गया, बढ़ाया गया, जो ठीक नहीं था। इससे सोशल वेलफेयर पर भी इंपैक्ट पड़ा। जॉबलेस ग्रोथ। समय के साथ साथ हमारी इकोनॉमी में मल्टीनेशनल कंपनीज एमएनसीज का प्रभाव बढ़ता चला गया। प्रोडक्शन बहुत तेजी से इंक्रीज हुआ, प्रोडक्शन बहुत हाई स्पीड से इंक्रीज हुआ, लेकिन जॉब अपॉर्चुनिटीज इंक्रीज नहीं हुई। जॉबलेस ग्रोथ मींस ग्रोथ ऑफ जीडीपी विदाउट एन इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, यानी कि जीडीपी बढ़ रहा है, ग्रोथ हो रही है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज में कोई इंक्रीज नहीं हुआ, इसीलिए इसको जॉबलेस ग्रोथ कहा गया। हमारे देश में जॉब्स नहीं बढ़ी, हमारे देश का जीडीपी बढ़ता चला गया, लेकिन जॉब्स इंक्रीज नहीं हुई, सो इट वाज नोन एज जॉबलेस ग्रोथ। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक नंबर में मोस्टली इसकी डेफिनेशन आ जाती है। अनबैलेंस्ड ग्रोथ। अनबैलेंस मतलब जब इकोनॉमी के सभी सेक्टर्स को इक्वली ग्रो ना किया जाए, दैट इज नोन एज अनबैलेंस्ड ग्रोथ।
ये तो हमने पढ़ाई है। इंडस्ट्रियल सेक्टर ग्रो कर रहा था, सर्विस सेक्टर ग्रो कर रहा था, बट इफ यू टॉक अबाउट एग्रीकल्चर सेक्टर, उसमें ग्रोथ नहीं थी। दैट वाज अनबैलेंस ग्रोथ, मींस सम सेक्टर कुछ एरिया ग्रो कर रहा था बट कुछ नहीं कर रहा था। एंड लास्ट था डोमिनेंस बाय एमएनसीज, मल्टीनेशनल कंपनीज ने हमारी इकोनॉमी में पूरा कंट्रोल करना शुरू कर दिया था। लार्ज स्केल पर हमारी इकोनॉमी में मल्टीनेशनल कंपनीज का कंट्रोल शुरू हो गया था। एमएनसीज लगातार इंक्रीज हो रही थी, मल्टीनेशनल कंपनी के प्रोडक्ट्स हमारी इंडिया में आ रहे थे, उनके प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ रही थी, जिसकी वजह से हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को हार्म पहुंचा है। डोमेस्टिक प्रोडक्शन, जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स से उनकी सेल काफ़ी रिड्यूस हुई है। तो ये था क्रिटिकल अप्रेजल ऑफ एलपीजी पॉलिसी। आई होप डियर स्टूडेंट्स ये वीडियो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद हो। वीडियो अगर पसंद है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।